चुनाव की काउंटिंग रविवार यानी कि 2 मई को होनी है। कोरोना संकट के बीच राज्य चुनाव आयोग ने 4 चरण में पंचायत चुनाव कराए थे, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे, लेकिन अब इंतजार वोटों की गिनती का है। बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, लिहाजा नतीजे आने में काफी लंबा वक्त लगेगा। इन तमाम चुनौतियों के बीच गांव की सरकार बननी है और तमाम उम्मीदवार जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नतीजे इसलिए भी ज्यादा अहम हैं क्योंकि इस बार चुनाव सियासी पार्टियों के सिंबल पर हुए हैं और 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी पंचायत के नतीजों से विधानसभा चुनाव की तैयारी की तस्वीर साफ होगी। राज्य चुनाव आयोग ने इस बीच वोटों की गिनती के लिए पुख्ता तैयारियों का दावा किया है। वोटों की गिनती में किसी तरह की दिक्कत न हो और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो सके, इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यूपी चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए क्या-क्या गाइडलाइंस बनाए हैं, अब इसे भी समझिए। 2 मई को यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं। हर काउंटिंग सेंटर पर हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे। जरूरी दवाइयां और डॉक्टर यहां पर मौजूद रहेंगे। हेल्थ डेस्क होंगे जहां पर दवाइयां रखी जाएंगी और डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि कोविड के लक्षण दिखने पर एंट्री नहीं मिलेगी। काउंटिंग सेंटर पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। नतीजों के बाद विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। आप भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते, ढोल नगाड़े बजाकर जुलूस नहीं निकाल सकते। काउंटिंग सेंटर पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगा, यानी कि आप अगर जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर पर तो आपको रिपोर्ट लेकर जाना होगा। RT-PCR या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। और यूपी में 4 चरण में पंचायत चुनाव हुए थे। पहले चरण में 15 अप्रैल को 18 जिलों में वोट डाले गए थे, जिसमें 71% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 20 जिलों में वोटिंग हुई, 73% वोट पड़े। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को 20 जिलों में वोट डाले गए और जिसमें कि 73% लोग आए वोट डालने। और 29 अप्रैल को चौथे चरण में 17 जिलों में वोट डाले गए, 75% वोटिंग हुई। अब नतीजों का इंतजार है। 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की काउंटिंग के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। जौनपुर, औरैया, पीलीभीत, हर जगह काउंटिंग सेंटर्स पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। जौनपुर के टीडी इंटर कॉलेज में जिला प्रशासन ने मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। औरैया जिले में 7 केंद्रों पर होने वाली मतगणना को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। यहां पर काउंटिंग के लिए 188 टेबल लगाई जाएगी। एसपी अपर्णा गौतम ने सभी मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। पीलीभीत में भी एसपी ने काउंटिंग सेंटर का दौरा किया और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। कोरोना काल में हो रहे काउंटिंग में कोविड गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तमाम निर्देशों को का पालन करना होगा और काउंटिंग की तैयारी भी इसी लिहाज से की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 1 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा। 2 मई को वोटों की गिनती होनी है। इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला देकर मतगणना रोकने की मांग की गई है। यूपी में 4 चरण में पंचायत चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी चुनाव आयोग को फटकार भी लग चुकी है और 3 मई तक पूरे मामले में जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को फटकार भी लगाया है। 3 मई तक पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट कल 1 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा। 2 मई को वोटों की गिनती होनी है।
बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या इस सुनवाई के बाद रुख होता है। क्या वोटों की गिनती पर रोक लगा दी जाती है या फिर गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं उस लिहाज से इस पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाता है काउंटिंग पर, यह देखना होगा। इस बीच जवाब जरूर मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी और यूपी की सरकार से भी। जालौन में वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। देश भर में जब वेंटिलेटर्स के लिए मारा मारी है, ऐसे में जालौन में ये मशीनें बेकार पड़ी हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जालौन जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से 10 वेंटिलेटर आए थे, लेकिन ये सभी मशीनें बंद हैं। कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। लोग एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के हालात देखिए, ये मशीनें किस तरह से धूल फांक रही हैं। जब अधिकारियों से इस बाबत हमने जवाब किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिला अस्पताल में 10 बेडों का आईसीयू बनाया गया था, लेकिन वो अभी धूल फांक रहा है। इसके लिए मरीजों को लाभ मिल सके, प्रशासन क्या तैयारी? बिल्कुल, इसके लिए हम अपने सीएमओ के माध्यम से यदि कोई समस्या है तो उसको दूर कराएंगे। तो यदि कोई समस्या है तो सीएमओ के माध्यम से दूर करेंगे, लेकिन ये समस्या है इसका किसी को पता नहीं है। जालौन में वेंटिलेटर्स क्यों नहीं चल रहे हैं, इसको लेकर जब अधिकारियों के पास एक जवाब नहीं तो लेकिन सच्चाई ये है कि इनके जवाबों से जनता की सांसों को सहारा नहीं दिया जा सकता। वेंटिलेटर के धूल फांकने की कहानी सिर्फ जालौन तक ही सीमित नहीं है। आपको फिरोजाबाद की भी बात बताते हैं। यहां पर पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे, जिसमें से 67 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। यहां के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर सरकार को पत्र लिखा था, इन वेंटिलेटर्स को कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। कितने वेंटिलेटर? पीएम मोदी केयर से। कितने रखे हुए हैं? इस समय हमारे पास तो पहले भी 80 थे और तो हमारे काफ़ी ऊपर भी चले गए हैं, और जैसे एमआईसी वगैरह में जरूरत है, एसआईसी में ज़रूरत है, तो वहाँ भी भेजे जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जो भी जैसी कंडीशन होती जा रही है हम ऊपर भिजवाते हैं। ये कितने रखे हुए हैं? कितने होंगे? कितनी संख्या? हमारे पास 67 है नीचे। 67 ये यहाँ। उसके बाद भी वेंटिलेटर हमसे ज़्यादा आ गए, तादाद से ज़्यादा हैं, तो हमने शासन को लिख दिया है। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से शासन को लिख दिया गया है कि हमारे पास अतिरिक्त हैं। अगर किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में आपको देने की जरूरत हो तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवाएं। तो कहीं लोग वेंटिलेटर के बिना जान गंवा रहे हैं और कहीं पर ये वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं। फिरोजाबाद में वेंटिलेटर ज़्यादा हैं। आपको सुनवाया हमने मेडिकल कॉलेज के सीएमएस साहब की बात। अब आपको बताते हैं कि वेंटिलेटर की ज़रूरत किसे पड़ती है और ये क्या है। आपको बताएं सरल भाषा में कि ये एक मशीन है जो ऐसे मरीजों की जिंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में बेहद तकलीफ हो जाए या खुद वो सांस अपने से नहीं ले पा रहे हों। यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस देने की प्रक्रिया को संभाल लेता है और इस बीच डॉक्टर इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा काम करने लायक बना देते हैं और उस वक्त जब जान जा सकती है, वेंटिलेटर की वजह से जान बच जाती है। वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं। पहला नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर के ट्यूब को मरीज के सांस नली से जोड़ दिया जाता है जो फेफड़े तक ऑक्सीजन ले जाता है। वेंटिलेटर मरीज के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचता है और ऑक्सीजन को भीतर भेजता है। दूसरे प्रकार के वेंटिलेटर को सांस नली से नहीं जोड़ा जाता बल्कि मुंह और नाक को कवर करते हुए एक मास्क लगाया जाता है और इसके जरिए भी कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े तक भेजा जाता है। वेंटिलेटर्स की समस्या हर जगह है, लेकिन यहां मशीन है जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जालौन में तो स्टाफ नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिरोजाबाद में जरूरत से ज्यादा है, ऑर्डर का इंतजार है कि आदेश आए और कहीं जहां जरूरत है वहां इसे शिफ्ट किया जाए। और अब बड़ी खबर आज की। सुप्रीम कोर्ट में कोविड मामले पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यों और डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन या दवाओं की कमी की पोस्ट डालता है
तो सरकारें उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अफवाह फैलाने के नाम पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-क्या आज कहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर के आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन दवाओं की कमी की पोस्ट पर एक्शन नहीं ले सकती किसी भी राज्य की पुलिस। अफवाह के नाम पर कार्रवाई की तो कोर्ट अपनी अवमानना मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में ये ताकीद की है। सरकारें सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करेंगी। कमी उजागर करने वाली पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। केंद्र सरकार, राज्यों और डीजीपी को यह आदेश दिया गया है कि मरीज ऑक्सीजन की कमी से की बात कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो। और यह भी ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, दवाएं, इंजेक्शन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, पर मरीजों के परिजन रो रो कर फरियाद कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बुरा हाल है। और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट में भी स्वागत किया गया। आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन किया और अब ये 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही से दुगना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेटेड आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा है कि चौथी तिमाही में कंपनी पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी को देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी इजाफा हुआ है। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल और केमिकल कारोबार की आय में तिमाही आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 10,108 करोड़ रुपए पर रही है। और इसी तरह इस सेगमेंट का EBITDA तिमाही आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा है। लेकिन इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और ये 11.3% पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपने शेयर धारकों को लाभांश देने का ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पिछले एक साल में इस शेयर में 39.4% की रैली देखने को मिली। वरिष्ठ एंकर पत्रकार रोहित सरदाना का आज निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। उनके निधन पर PM मोदी, CM योगी ने शोक व्यक्त किया है। खामोश हो गया पत्रकारिता का उस्ताद। पत्रकारिता जगत की एक मजबूत आवाज ने 42 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। रोहित सरदाना अपने तेवर, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे। रोहित सरदाना को कुछ दिनों पहले कोरोना हुआ था। धीरे धीरे वो ठीक हो गए थे, लेकिन रात में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां शुक्रवार को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है और पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा कि रोहित सरदाना के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं।
पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, रोहित सरदाना बेहद जल्दी हमें छोड़कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे और भावुक थे। रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। रोहित के निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। उनके परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए लिखा कि देश ने एक बहादुर पत्रकार को खो दिया। रोहित अनफेयर रिपोर्टिंग के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रितम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि कम समय में पहचान बनाने वाले रोहित सरदाना के निधन से स्तब्ध हूँ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भावांजलि दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आने वाले रोहित के नाम बेस्ट एंकर के एनटी अवार्ड और ईएनबी अवार्ड के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी है। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं हैं। अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।